हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीओई कॉलेज कानपुर। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं झारखंड पीजीटी का पेपर जो 2 सितंबर को हुआ था, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये पार्ट सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर l इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू, यदि आपको l पता है तो होता है आपका 2l प्लस 1। l की वैल्यू क्या है? 3 है। 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7। वैसे भी देखिए l इक्वल टू 3 का मतलब f ऑर्बिटल की बात हो रही है और f सबसेल की। और f सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। भाई f में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल इज डिटरमाइंड बाई फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? अभी पीछे बात, तो ये आपके हो गए ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन था। 2 इंटू 2l प्लस 1 मतलब ये आपका हो जाएगा 4l प्लस 2। 4l प्लस 2 फॉर्मूला 4l प्लस 2 कहाँ? ए भाई, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा आपका 2l प्लस 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2l प्लस 1 मतलब 4l प्लस 2। अगला क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रो इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड। पर देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रो है वो कहलाती है पीरियड, और जो वर्टिकल रो है वो कहलाता है ग्रुप। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रो की बात किया है तो क्या होगा? पीरियड। ओके, क्या हो रहा है? पीरियड। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अकर्स इन ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप में आते हैं। और थर्ड ग्रुप कहाँ है? डी ब्लॉक में, डी के अंदर होता है, क्योंकि उसके बाद लेंथनम के बाद से स्टार्ट हो जाता है आपका, उसके लिए अलग से पीरियड बना हुआ है। तो वो उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहे हैं बेटा? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का लॉ क्या है? क्या क्या दे रखा है बेटा? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ रेडियल इंटरवेंट और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में ऑप्शन होगा। तीनों ही लॉ आपके हैं क्रिस्टलोग्राफी के। नेक्स्ट क्या है? इन ऑल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इंटरफेशियल एंगल 90 होता है उसका बेटा, 90। इंटरफेशियल क्या होता है? 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्स रे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल कंस्ट्रक्टिव, बहुत ध्यान रखना है आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन द पाथ लेंथ डिफरेंस इज डैश ऑफ वेव इंसिडेंट बीम वेवलेंथ। तो बेटा देखिए आपका यदि कंस्ट्रक्टिव इन्फिडेंस है इसके, ये आपका होता है 1 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ठीक। और यदि आपका डिस्ट्रक्टिव होता, दोनों याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो आपका होता है 1/2 लैम्डा, 1, दूसरा होता है 1:1/2 लैम्डा, फिर नेक्स्ट होता है आपका 2:1/2 लैम्डा। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कंस्ट्रक्टिव वाले क्या है? कंस्ट्रक्टिव वाले का है आपका होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय अ क्रिस्टल बिकॉज वेवलेंथ ऑफ एक्स is spacing between the crystal plane।
स्पेसिंग क्या है बेटा, देखिए हमने इसलिए बना रखा है 1 लैम्डा 2 लैम्डा में स्पेसिंग क्या है लैम्डा की, लैम्डा बराबर हर बार स्पेसिंग क्या है लैम्डा के बराबर ही है, हर बार स्पेसिंग क्या है लैम्डा बराबर सेम मैग्नीट्यूड है, यानी द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज, यानी लैम्डा की स्पेसिंग सब में है जितना मैग्नीट्यूड वही लैम्डा का था वैसे ही है, तो आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर जनरली कॉल्ड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, आपका जो आपका क्रिस्टल मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल है वह अपने पोजीशन पे ना होकर क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, तो यह क्या पॉइंट डिफेक्ट है, ये किस कैटेगरी में आता है पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ये आता है पॉइंट डिफेक्ट कैटेगरी में। अगला क्या है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट यानी आपका जो डिफेक्ट होगा वह क्रिस्टल के पूरी एक लाइन में होगा, तो लाइन डिफेक्ट आपका कहलाता है एज डिसलोकेशन, क्या कहते हैं एज, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट, सॉलिड में डिफेक्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं एज डिसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सैड टू बी विद इन द जनरल कंडक्टिविटी रेंज ऑफ सेमी कंडक्टर, बेटा कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इंसुलेटर है कंडक्टिविटी होती नहीं है, तो बेटा ये आपका जो रेंज है वो है कंडक्टर का, ये आपका है सेमी कंडक्टर का, और ये दोनों रेंज जो है वह किसकी है इंसुलेटर की। क्वेश्चन बेटा कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है, अच्छे क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, क्या कह रहा है भैया, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक, नॉट पर ध्यान रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर प्रेशर अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, अच्छा इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, यह गलत है बेटा, क्योंकि यह क्या है एंथैल्पी जो है वह क्या आपका है स्टेट फंक्शन है, क्या बेटा है स्टेट फंक्शन, इसलिए यह लाइन गलत है, यह एक पाथ फंक्शन नहीं है, क्या है यह एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए आपका क्या होगा ये सी इसका जो है करेक्ट आंसर है, और यह एंथैल्पी के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर क्या है, इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ, अच्छा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट, एक्चुअली स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन क्या है, इसका डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन आपको याद हो क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि क्या डिफिनीशन, डिफिनीशन है इसका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस, पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए होता है स्पेसिफिक हीट, तो आपका अमाउंट बढ़े या घटे वह हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी, हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी की बात कर रहा है, मोलर एंट्रोपी, हाई एंट्रोपी का मतलब क्या बेटा, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, किसमें रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल फ्री होगा, तो सबसे अधिक रैंडमनेस किसमें होगी बेटा, जब आपका गैसेस स्टेट में हो या वेपर स्टेट में हो, तो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, उसने बोल दिया मैक्सिमम या हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसमें होगी वाटर वेपर में एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा आपकी रैंडमनेस होगी, रैंडम होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड ऑफ इंट्रोपी, समझिए ध्यान, इंट्रोपी के लिए क्या सही है, ऑप्शन ए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू, एट 0 डिग्री Fahrenheit the entropy of perfect crystalline substance is 0, at absolute 0 temperature the entropy of perfect crystalline substance taken 0, ये आपका है, और ये कौन सा लॉ है, ये आपका है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है बेटा ये
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 66। अंडर constant temperature pressure which of the following is correct to indicate the reversible chemical reaction will be spontaneous और फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट गिव्स टू एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये तो आपको अच्छे से पता है, इससे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इंडिकेट द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हुज चेंज इन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है तो स्टेट फंक्शन है, और जब उसके रूट पर डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल क्या है, एंथैल्पी, फिर पीछे बात हुई थी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब स्टेट फंक्शन है, डिपेंड अपॉन इनिशियल फाइनल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब अ थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा नॉट पे ध्यान रखिएगा बेटा, करेक्टली डिस्क्राइब। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अनरियल। अनरियल तो बेटा गलत है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही सबसे मेन प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। जैसे नेचर में जो भी होता है, सारी नेचुरल प्रोसेस, जो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये आपका पहला ऑप्शन है, इसका जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69। आ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, फॉर टू स्टेप कंबाइंड रिएक्शन एज द एवरेज ऑफ ऑल स्टेप। बटे ये आपका सिंगल स्टेप मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है, और यह सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 70। विद द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी वैलिड वैल्यू फॉर मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी बेटा यदि रिएक्शन होगी तो कम से कम एक तो आपका मॉलिक्यूल मिनिमम होगा रिएक्शन करने के लिए, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी नहीं होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। ज़ीरो होगा नहीं, मैक्सिमम होगा नहीं, 3-4 होता ऑप्शन होता, ठीक है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन ही है। बहुत बड़े मॉलिक्यूल रिएक्शन में की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती है, रिएक्शन उसमें हो पाता, तो इसलिए ऑप्शन डी। विच आर द फॉलोइंग ट्रू विथ रिगार्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या सही है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम विच टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, गलत। द बैलेंस इक्वेशन गिव द वैल्यू, गलत। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बहुत सही, यही आंसर सही है, आंसर सी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डिटरमिनेशन होता है वह एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल जनरली। बट यदि एक्टिवेशन एनर्जी घटा दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, और जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो सीधी बात है, क्या हो जाएगा, स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बी। यदि आप एक्टिवेशन एनर्जी घटा रहे हैं तो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, इसीलिए कैटलिस्ट का ही तो काम है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। आयनिक इक्वेशन क्या है, वो के इक्वल टू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, ये तो बहुत रटा हुआ इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आता है, आयनिक इक्वेशन डायरेक्ट पूछी जाती है और आपको सही से याद हो पाती, वरना गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बहुत सही है, ये होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, जो कि के यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 75, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, यह एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, यह क्या है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट का मिक्सचर है, जो इसका क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उन कंपोनेंट से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, ये मिक्सचर आप इसको कह सकते हैं
mixture of two or more than two component having sharp melting point. Which is lower than either of pure component. ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट सिलेबस में था और हमने पढ़ाया भी था। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब H2O के अलावा सॉल्वेंट तो बिहेव करे, तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लिक्विड अमोनिया भी है, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड भी है, यानी ऑप्शन डी सही है। सभी जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। विच इज़ नॉट पर ध्यान दीजिए। कट अबाउट NaNH3 सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो यह क्या है? यह यूज़ होता है बर्च रिडक्शन के लिए, बर्च रिडक्शन। एल्काइन को यह ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह गलत है क्योंकि यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। उसमें 76 विच स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ H2O एंड सुपर क्रिटिकल H2O इज ट्रू। तो सुपर क्रिटिकल H2O क्या होता है? ये बनता है आपका एट 373 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 220 बार पर जब आपका वाटर होगा तो आपका वो कहलाएगा सुपर क्रिटिकल वाटर। क्या कहलाएगा? सुपर क्रिटिकल वाटर। ये नेचर क्या होता है? इट इज़ एसिडिक एंड नॉन पोलर। ये एसिडिक और नॉन पोलर होता है। एसिडिक और नॉन पोलर बिहेवियर शो करता है। तो सुपर क्रिटिकल H2O है बहुत लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट, एकदम सही। तब ये पोलर नहीं आता, ये क्या होता है? नॉन पोलर। लेकिन बड़े कब कंडीशन है उसको कहेंगे सुपर क्रिटिकल कब? जब आपका वाटर हो 73 डिग्री सेंटीग्रेड और 220 बार पर हो। तो ये कंडीशनल है, मतलब स्टैंडर्डाइज किया था उस टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। द pH ऑफ फॉलोइंग नॉट अफेक्टेड बाई डाइल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये बेटा एक्चुअली जिसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये सारे हैं साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इनका जो साल्ट हाइड्रोसिस होती है वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, यानी क्या होता है? इट्स pH डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। इनका pH कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो आप डाइल्यूशन करें या कुछ भी करें तो pH इफेक्टेड नहीं होगा। ओके, क्लियर? क्योंकि सारे के सारे आपका वीक एसिड वीक बेस से साल्ट है, तो इनकी जो साल्ट हाइड्रोसिस होगी वह के और Kb वैल्यू पर डिपेंड करेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी कंसंट्रेशन पर। नेक्स्ट क्या है? फोटोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ photons, electrons, reaction which proceed with absorption of UV light। चाहिए फोटोकेमिस्ट्री में UV लाइट एब्जॉर्ब करता है, वह प्राइमरी रिएक्शन होती है और वही डील करते हैं फोटोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? इन फोटोकेमिस्ट्री एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम लाइट। बेटा फोटोकेमिस्ट्री टर्म यूज़ किया है तो एब्जॉर्ब फ्रॉम लाइट ही ऑप्शन होगा, फ्रॉम लाइट। क्वेश्चन नंबर 82 इन फोटोकेमिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक पहले स्टेप में जो होता है एब्जॉर्प्शन लाइट होती है वो आपका प्राइमरी स्टेप है, उसके बाद जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वह रिएक्शन में जाता है। तो पहली रिएक्शन क्या है? जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है? प्राइमरी प्रोसेस। और जो प्राइमरी प्रोसेस में बना हुआ आपका एक्टिवेटेड मॉइटी है वह आगे रिएक्शन करेगा, वह आपकी सेकेंडरी प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 83
फ्री एनर्जी चेंज फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर कमी होता है। फोटोकेमिकल चेंजेस में क्या होता है, क्योंकि सनलाइट इन्वॉल्व होती है, इसलिए उसमें क्या डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, क्योंकि आपका लाइट एब्जॉर्ब वाली रिएक्शन जो है उसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसलिए क्योंकि वो आपका क्या होगा, नॉन स्पॉन्जिव प्रोसेस होगी, इसलिए आपका डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, द स्टेटमेंट इज, ये आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ है, और इसको और क्या कहते हैं, इसको और भी कहते हैं फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ। क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। क्या डिफरेंस है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस में, ठीक है, समझिए बेटा, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन ए फ्लोरेसेंस अकर्स ऑन ए लॉन्गर टाइम स्केल देन फॉस्फोरेसेंस, गलत। फ्लोरेसेंस में टाइम कम लगता है, जैसे आप लाइट एब्जॉर्ब करें और तुरंत ही आपका फ्लोरेसेंस होने लगता है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में टाइम थोड़ा लगता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस में होता है आपका S1 से S0, जबकि फ्लोरेसेंस से होता है T1 से S0, ठीक है। तो ये आपका फॉस्फोरेसेंस अकर्स एक्साइटेशन फेवर्ड बाई इलेक्शन ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड स्टेट एंड वाइल फॉस्फोरेसेंस इन्वॉल्व्स ए मेटास्टेबल स्टेट, सही है, T1 स्टेट, ठीक। फॉरबिडन भी होता है, जो फॉस्फोरेसेंस है उसमें ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, ये ट्रिपलेट से सिंगलेट पे आ रहा है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, इसलिए टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर लाइट। लाइट एक्सपोजर के लिए वो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, भाई लाइट में यदि आपका एक्सपोर है तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, पॉलीमर वगैरह देखिए लाइट में डिग्रेड होने लगते हैं, तो वो क्या है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विथ डाईमेथिल फॉर्मामाइड। डाईमेथिल फॉर्मामाइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका एस्टल्डिहाइड, भाई डाईमेथिल फॉर्मामाइड आपका ये है CH3N CH3N CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस पर जब रिएक्शन करेगा क्या, RLI, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इस पर रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा तो CH3N CH3CO माइनस H और R, यहाँ पर Li है, ये इधर जाएगा तो ये मूव कर जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा आपका RCHO एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आपका बनेगा फॉर्म ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, रिग्नार्ड रिएजेंट में बी मेड बाई रिएक्टिंग मैग्नीशियम विथ, मैग्नीशियम के साथ हैलाइड चाहिए, RMgX में RX प्लस Mg प्लस ईथर होता है, तो हैलाइड आपका एथिल हैलाइड है, यदि ब्रोमाइड होता है ब्रोमाइड होता है, तो आपका हैलाइड भाई ये होती रिएक्शन भाई RX प्लस Mg प्लस डाई एथिल ईथर, तो RMgX बनता है, तो एथिल आयोडाइड है, ठीक, ओके। क्वेश्चन क्या है, विद द फॉलोइंग बेस्ट चॉइस फॉर सॉल्वेंट फॉर्मेशन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाई रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन और विथ मैग्नीशियम, तो वही बात हुई डाई एथिल ईथर। क्वेश्चन इसमें झारखंड में क्या रिलेटेड कर रखा है, तो यदि आपको क्वेश्चन आएगा दूसरा भी हो जाएगा, यदि पहला नहीं आया दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, मेथिल लिथियम रिएक्ट विद वाटर, बहुत कॉमन रिएक्शन है बेटा, मेथिल लिथियम रिएक्ट विद वाटर होगा आपका, तो CH3Li प्लस H2O, तो बनेगा मेथेन बनेगा और LiOH, मेथेन लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। एन ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट इज नोन एज, रिफॉर्मडेस्की की रिएक्शन में होता है यूज बेटा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, जो द फॉलोइंग कंपाउंड शो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट, बेटा कौन देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट आपके देते हैं मोनोसेक्राइड्स देते हैं, मोनोसेक्राइड्स आपका क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है तो बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, तो आपका क्या है मोनोसेक्राइड देते हैं,
ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ग्लूकोज, क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, डी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है, तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, सेलुलोज इज डी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड, तो वापस जब आएगा आपका तो डी ग्लूकोज देगा। क्लियर, ध्यान रखिए सब क्वेश्चन बड़ा वन लाइनर क्वेश्चन ही झारखंड में आए हैं, लेकिन ये समझ लीजिए जिससे हमने आपसे पहले भी कहा कि बेसिक्स की तैयारी से होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका तैयार रहेगा तो सिलेक्शन ईजियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, रेफिनोज इज अ ट्राइसेक्राइड, 3 कार्बन का सेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड। अगला क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग कॉमन मोनो एक्सेप्ट, मतलब बेटा कौन नहीं है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है और माल्टोज, क्या यह एक डाइसेक्राइड है। उसने पूछा कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, तो माल्टोज मोनोसेक्राइड नहीं, क्योंकि यह क्या है, डाइसेक्राइड है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रक्टोज, ऑन रिडक्शन गिव सॉर्बिटॉल, सही है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ ब्रोमीन वाटर, सही है। ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड गिव ग्लाइकोनिक एसिड, सही है। मतलब फार्मूला C6H11O6, गलत, फार्मूला होता है C6H12O6, ये फार्मूला है, तो ऑप्शन ये सही है क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सुक्रोज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सुक्रोज किसका कॉम्बिनेशन है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का है, तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपको याद रखने वाला है, सुक्रोज क्या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द 2 सेक्राइड्स यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, 2 सेक्राइड यूनिट्स हेल्ड टुगेदर क्या बेटा, तो देखिए ग्लूकोज में आपका जो है आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वो 1 पर है, जबकि फ्रक्टोज में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है 2 पर है, तो इसका मतलब C1C2 का लिंकेज होगा तभी आपका फंक्शन खत्म हो जाता है। तो C1C2 का लिंकेज वाला देखिए कोई ऑप्शन है, C1C2 का लिंकेज ऑप्शन, ग्लूकोसाइड लिंकेज C1C2 या ग्लूकोसाइड लिंकेज C1C2, ये आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आपका इसीलिए आपका सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कौन देता है, वो आपका देता है मोनोसेक्राइड्स, कौन देते हैं, मोनोसेक्राइड्स। इवन ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपका नहीं, लेकिन वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा कथन सही है, ग्लूकोज बेटा आपका क्या होता है, वो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि वह सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, वो नहीं करता, और जब इसने कहा कि बता करता है तो आपका ये ऑप्शन सही है, नॉट रिएक्ट, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, तो ये कथन है क्या उसमें सही, और यहाँ पे इसने बताया था कि रिएक्शन करता है, तो यानी गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, ये कह रहा है इबोनाइट्स इज कॉल्ड, इबोनाइट क्या होता है बेटा, ये हाईली वल्कनाइज्ड रबड़ है, क्या है, हाईली वल्कनाइज्ड रबड़, इसको कहते हैं हार्ड रबर भी कहते हैं, इसका एप्लीकेशन है हार्ड रबर। जब बेटा आपका जो नेचुरल रबर होता है उसको उसका वल्कनाइजेशन सल्फर से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका वल्कनाइजेशन से बनता है, सिंथेटिक रबर होता है आपका नेचुरल रबर ही है, उसमें क्या करते हैं, उसका सल्फर से वल्कनाइजेशन कराते हैं, क्रॉस लिंकिंग कराते हैं, तो वो आपका कहलाएगा इबोनाइट। द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, तो एल्कली मेटल एल्केलाइन अर्थ कैटायन जो होते हैं वह हार्ड एसिड हैं, तो यहाँ कोई है Mg है। मैग्नीशियम आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन है, हार्ड एसिड है। तो आज यहाँ तक रखते हैं बेटा, अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो पार्ट 3, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 103 से 150 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।